हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रस्तुति है और आज हम बात करेंगे हेक्सर-ओलेन थ्योरी के बारे में। सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी और HO मॉडल. This theory was given by Elie Hexer in 1919 and later on it was contributed by his student Bertil Ohlin in 1933. He also published this paper in his book. So this theory is particularly based on two models, two factors. So first is general equilibrium situation and the second is 2 into 2 into 2 model. So what is general equilibrium situation? जनरल इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो होती है जब गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में एंड फैक्टर मार्केट में हमारी जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती है तो जनरल इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट होती है. नेक्स्ट इज 2 into 2 into 2 मॉडल. इसके अंडर हम ये अजम्पशन लेते हैं कि हमारे पास हमारी दो कंट्रीज़ हैं, दोनों ही दो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं और दोनों ही कमोडिटीज़ दो फैक्टर इंटेंसिव है. इसी के बेसिस पे हमारी पूरी स्टडी बेस्ड है. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड हेक्सर-ओलेन थ्योरी. हेक्सर-ओलेन थ्योरी में हेक्सर एंड ओलिन ने कुछ अजम्पशंस अज्यूम किए थे जिसके ऊपर ये स्टोरी पूरी बेस्ड है. सो वी विल टॉक अबाउट सम अजम्पशंस दैट वर टेकन बाय हेक्सर एंड ओलिन. सो फर्स्ट अजम्पशन इज 2 into 2 into मॉडल, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि दो कंट्रीज़ हैं, दोनों आपस में ट्रेड करती हैं, दो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंटेंसिव है. सो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं इंडिया और जापान दोनों कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करती हैं और दोनों ही कंट्रीज़ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करती हैं. सी नेक्स्ट अजम्पशन इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. हम ये भी अज्यूम करते हैं कि दोनों ही मार्केट्स में लाइक गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट एंड फैक्टर मार्केट में जो हमारी मार्केट की सिचुएशन है वो परफेक्ट कंपटीशन है. सो नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन और वी कैन से कांस्टेंट रिटर्न स्केल. दैट मीन्स कि हमारा जो इनपुट होगा वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होता रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर हमारा इनपुट 2 यूनिट से इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा इनपुट अगर 2 यूनिट से इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा आउटपुट भी 2 यूनिट से इंक्रीज़ होगा. और वी कैन से कि अगर हमारा इनपुट 50% से इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा आउटपुट भी 50% से इंक्रीज़ होगा. So next assumption is same technology for production and uniform factor of production. हम ये भी अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ में जो कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो दोनों ही कंट्रीज़ में सिमिलर है, सेम है एंड जो यूनिफॉर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों ही कंट्रीज़ में है. इससे क्या होगा कि जैसे कि हम बात करते हैं कि दो फैक्टर्स हमने लिए थे जो कि मेन है, उनको छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे या फिक्स्ड होंगे. सो नेक्स्ट इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी भी कंट्री में एक जैसी नहीं होगी या इक्वल नहीं होगी, तो इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ज़ीरो रखते हैं दोनों ही कंट्रीज़ में, क्योंकि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है स्टडी का या जो हमारा मोटिव है स्टडी का वो हम फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं करते हैं. सो नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स. टेस्ट शुड बी सेम, मतलब दोनों ही कंट्रीज़ में जो टेस्ट और प्रेफरेंस है कंज्यूमर्स की वो दोनों ही कंट्री में इक्वल होगी, सेम होगी. मतलब अगर किसी भी चीज़ की डिमांड कंट्री इंडिया में है तो वो सेम चीज़ की डिमांड इक्वली उतनी ही डिमांड जापान में भी होगी. नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट. ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब ये जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे फुल्ली एम्प्लॉयड हैं. नेक्स्ट इज फैक्टर मोबिलिटी. फैक्टर मोबिलिटी मीन्स कि हमारा जो कंट्री में फैक्टर का मोबिलिटी है, मतलब आने जाने का जो सिस्टम है वो इजीली हम मतलब इजीली हम ट्रैवल कर सकते हैं. मतलब एक कंट्री में एक एरिया से दूसरे एरिया में हम इजीली जा सकते हैं, आ जा सकते हैं. बट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना इस थ्योरी के अंडर पॉसिबल नहीं है. हमने ये कंसिडर किया है कि एक कंट्री बोथ द कमोडिटीज़ आर डिफरेंट इन फैक्टर इंटेंसिटी. मीन्स कि हमारी जो दोनों कमोडिटीज़ हैं, सपोज कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, दोनों ही अलग अलग फैक्टर इंटेंसिव है. मतलब अगर कमोडिटी एक्स हमारी लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है तो हमारी कमोडिटी वाई कैपिटल इंटेंसिव होगी. दोनों ही कमोडिटी या तो मतलब और दोनों ही कमोडिटीज़ क्या है, अगर कमोडिटी एक्स इंडिया में लेबर इंटेंसिव है तो
जापान में भी वो कमोडिटी एक्स लेबर इंटेंसिव होगी, या हमारी कमोडिटी वाई अगर जापान में कैपिटल इंटेंसिव है तो इंडिया में भी वो कैपिटल इंटेंसिव ही होगी। सो सिंपली हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि जो हमारी कमोडिटीज़ हैं उनका जो नेचर है जैसे इंडिया में है वैसा ही सेम नेचर जापान में भी है। नेक्स्ट इज फ्री ट्रेड। देर इज़ नो टैक्सेशन और बैरियर्स ऑन ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज़, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड पे कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी टैक्सेशन नहीं है, फ्रीली ट्रेड कर सकती हैं दोनों ही कंट्रीज़ आपस में। सो अब हम ये जानेंगे कि ये थ्योरी बेसिकली वर्क कैसे करती है। जो हेक्सर होलन ने इस थ्योरी की बेसिस पे ये बताया था कि जैसे जो कंट्री के पास जो चीज़ अबंडन में है, जो भी फैक्टर अबंडन में है उस, या जो भी फैक्टर स्कार्सली अवेलेबल है उसके पास, तो वो कंट्री क्या करेगी, जो फैक्टर उसके पास अबंडेंस में अवेलेबल है वो कमोडिटी, उस फैक्टर के इंटेंसिव जो कमोडिटी होगी, सपोज अगर कमोडिटी एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव है तो इंडिया में लेबर की लेबर फैक्टर जो है वो अबंडेंस में अवेलेबल है। तो इंडिया क्या तो इस थ्योरी के अंडर हेक्सर होलन क्या करते हैं कि इस बेसिस पे इंडिया को क्या करना चाहिए कि जितने भी एक्स कमोडिटी को प्रोडक्शन हमें इंक्रीज़ कर देना चाहिए इन कंपैरिजन टू कमोडिटी वाई, क्योंकि वो कमोडिटी वाई हमारी कैपिटल इंटेंसिव है और इंडिया के पास कैपिटल का जो कैपिटल फैक्टर है वो स्कार्सली अवेलेबल है, मतलब कि कैपिटल का अमाउंट जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू लेबर। तो हेक्सर होलन कहते हैं कि जो भी कंट्री के पास, जैसे इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है तो लेबर से इंटेंसिव जितने भी कमोडिटीज़ हैं उसका प्रोडक्शन वो राइज़ करे, इंक्रीज़ कर दे और उस कमोडिटी को वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे टू द अदर कंट्रीज़। इसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया क्या है वो अपने फैक्टर्स को मतलब फुल्ली यूटिलाइज कर पाएगी और अपने ट्रेड को भी इंक्रीज़ कर पाएगी। और जैसे कि कैपिटल क्या है, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी जैसे कमोडिटी वाई है वो कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल का क्या है कि वो हमारी कंट्री में मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इसलिए हेक्सर होलन क्या कहते हैं कि ऐसे में वो जो फैक्टर कैपिटल फैक्टर है वो एक्सपेंसिव होगा, वो थोड़ा भी होगा और उसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, वो भी टाइम टेकिंग होगा। इसकी वजह से हमारा जितना भी एफर्ट हम उस पर वेस्ट करते हैं कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, हम उस चीज़ को, उस टाइम को, उस रिसोर्सेज को एंड उस पैसे को हम लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने में लगाएंगे और जो हमारी कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है कमोडिटी वाई, उसको हम बाकी की कंट्री से, मतलब सपोज जापान से हम वो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री में। इससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड का प्रोसेस है, हमें कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ हमारे जो कंट्री में जितना प्राइस लग रहा है उसको प्रोड्यूस करने में, उससे कम दाम में हम इंपोर्ट कर लेंगे जापान से, क्योंकि जापान क्या है कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। सो इस वजह से हेक्सर होलन क्या कहते हैं कि हम जिस भी फैक्टर के, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, हम उसमें ही उन चीज़ों को ही यूटिलाइज करके अपनी ही कंट्री को एक्सेल करना चाहेंगे, करने का ट्राई करेंगे। और जिस चीज़ पे हमारे पास एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, रिसोर्सेज ज़्यादा लग रही है या फाइनेंस ज़्यादा लग रहा है, उस चीज़ का प्रोडक्शन हम डिक्रीज़ कर देंगे और उस चीज़ को हम दूसरी कंट्री से मंगा लेंगे, इम्पोर्ट कर लेंगे अपनी कंट्री। सो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंट्री के पास कौन सी कमोडिटी ज़्यादा है या कौन सा फैक्टर ज़्यादा है? तो इस चीज़ को जानने के लिए, या कौन सा फैक्टर इंटेंसिव है हमारी कंट्री, सो इस चीज़ को जानने के लिए हम दो मेथड ऑफ फैक्टर एनरोलमेंट यूज़ करते हैं, इन फिजिकल टर्म एंड इन प्राइस टर्म। मतलब क्या है कि हेक्सर होलन में ये बात करते हैं कि अगर हम फिजिकल टर्म में भी बात करेंगे कि कौन सी कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव है और कौन सी कंट्री है वो जो कैपिटल इंटेंसिव है, उसको जानने के लिए हम एग्जांपल लेंगे इंडिया और जापान का। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास 1000 यूनिट ऑफ लेबर है एंड 500 यूनिट ऑफ कैपिटल है। सिमिलरली जापान के पास 1200 यूनिट ऑफ लेबर है एंड 1000 यूनिट ऑफ कैपिटल है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो जापान का जो दोनों ही अमाउंट ऑफ फैक्टर है वो इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पे
हेक्सर-होलन थ्योरी में ये बात होती है कि हम यहाँ पे अमाउंट या वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे या कंपेयर नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे उन दोनों के रेशियो को। सो अगर हमें पता करना है कि कौन सी कंट्री लेबर इंटेंसिव है और कौन सी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है, तो उसके लिए हम उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर हमें पता करना है कौन सी कंट्री लेबर इंटेंसिव है, तो उसके लिए हम टोटल लेबर अपॉन टोटल कैपिटल कर देंगे। जैसे इंडिया के पास 1000 लेबर है एंड 500 कैपिटल है, तो 1000 अपॉन 500 जिसका रेशियो आएगा 2, एंड जापान का क्या है 1200 अपॉन 1000 जिसका रेशियो आएगा 1.2। ठीक, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया का जो रेशियो है वो जापान के रेशियो से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया जो है लेबर इंटेंसिव कंट्री है, जिसमें लेबर अबंडेंस में है, और वाइस वर्सा जापान क्या है कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है ऑटोमेटिकली। सो इंडिया क्या करेगी, एक्स कमोडिटी जो फैक्टर लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, एंड कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी वाई वो जापान से इंपोर्ट करेगी। सिमिलरली जापान भी यही करेगा कि लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ को इंडिया से इंपोर्ट करेगा और कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज करके उसको इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। वैसे ही अब हम जानेंगे कि प्राइस टर्म में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी कंट्री या तो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही फैक्टर्स का प्राइस को कंसिडर करेंगे, के थ्रू हम जानेंगे कि कौन सी कंट्री के पास कौन सा फैक्टर अबंडेंस में है। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास लेबर जो है वो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू कैपिटल, तो हमारे पास जो चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है, जो चीज़ लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होती है, उसका प्राइस भी कम होता है, और जिस चीज़ की क्वांटिटी कम है या स्कार्सली अवेलेबल है उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। तो इंडिया में लेबर का प्राइस क्या है 400 पर यूनिट है, और कैपिटल का प्राइस है 800 पर यूनिट। सो एंड सिमिलरली जापान का जो पर लेबर कॉस्ट है वो है 800, एंड पर यूनिट कैपिटल कॉस्ट है वो 200 है। तो इन दोनों का रेशियो भी निकालेंगे, और पहले जैसे हम कंसिडर कर रहे थे कि जिस भी इन फिजिकल टर्म में हम ये कंसिडर कर रहे थे जिस भी कंट्री का रेशियो ज़्यादा होगा वो कंट्री क्या करेगी, वो फैक्टर इंटेंसिव होगी। बट हम यहाँ पे ऑपोजिट स्टडी करते हैं, मतलब कि प्राइस टर्म में हम क्या करते हैं, जिस भी कंट्री का रेशियो कम होगा वो क्या होगी, वो उस फैक्टर के इंटेंसिव होगी। सपोज अगर लेबर को कंसिडर करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जिस भी कंट्री का रेशियो कम होगा वो कंट्री लेबर इंटेंसिव होगी और दूसरी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव होगी। सो अब हम यहाँ जानेंगे कि इंडिया लेबर इंटेंसिव है या जापान लेबर इंटेंसिव है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस ऑफ लेबर अपॉन टोटल प्राइस ऑफ कैपिटल कर देंगे। तो अब पहले एक एक यूनिट के प्राइस को लेके कंसिडर करेंगे, तो 400 अपॉन 800 उसका रेशियो आएगा 0.5, ठीक, और जापान का रेशियो होगा 800 अपॉन 200 जिसका रेशियो आएगा 0.6। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा रेशियो बड़ा है, इंडिया का रेशियो छोटा है एंड जापान का रेशियो बड़ा है। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया क्या है, हमारी लेबर इंटेंसिव है, और जापान हमारी कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। तो इस बेसिस पे हम इससे वही चीज़ करेंगे कि इंडिया लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देगी और कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन डिक्रीज़ करके उसको जापान से इंपोर्ट कराएगी। एंड सिमिलरली जापान भी यही करेगा कि कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, और लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ को इंडिया से इंपोर्ट कर लेगा। सो इस थ्योरी में कुछ अजम्पशंस लिए गए थे जो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बेस्ड थे। सो अब हम बात करेंगे इस थ्योरी के लिमिटेशंस के बारे में। जैसे हमें पता है कि हर थ्योरी का कोई ना कोई लिमिटेशन होता है, सो इस थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस थे। सो फर्स्ट वाज अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट एंड 2x2 मॉडल फैक्टर एंड नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन ऑफ मार्केट एक तरह से एक मिथ है या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कभी भी फॉर्म नहीं होगी, और दूसरा 2x2 फैक्टर मॉडल जिसमें 2 कंट्रीज़ 2 कमोडिटीज़ और 2 फैक्टर के बारे में बात की गई थी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वर्ल्ड में 2 कंट्रीज़ हों और 2 ही कमोडिटीज़ हों और 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है।
यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि हज़ारों कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, एंड उनके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा है। मींस 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे कोई भी कमोडिटी बेस्ड नहीं हो सकती। एंड नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो ही ना। तो ये भी अजम्पशन एक तरह से गलत है या हाइपोथेटिकल है। सो नेक्स्ट इज गुड्स प्राइस नेग्लेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे इन दिस थ्योरी वी टॉक अबाउट द फैक्टर प्राइस विच इज even considered while the purchase of goods, but only the price of commodity is looked after under this good price if is neglected. And factor demand is always derived demand, मतलब फैक्टर डिमांड जो हमारी होती है वो डायरेक्टली डिराइव नहीं होती है, वो डिराइव्ड डिमांड है। मींस कि गुड्स की डिमांड होगी तो ही फैक्टर की डिमांड होगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम डायरेक्टली डिमांड नहीं करते हैं। मतलब अगर गुड्स की डिमांड होगी, जैसे जैसे गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी वैसे वैसे फैक्टर की डिमांड इंक्रीज होगी। अगर हमें लेबर इंटेंसिव गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी। बट अगर कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल की डिमांड इंक्रीज होगी। फैक्टर को की डिमांड कभी भी डायरेक्टली डिराइव नहीं होती, उसकी डिमांड हमेशा गुड्स की डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो नेक्स्ट इज स्टैटिक इन नेचर, मीन्स नो चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। इन रियलिटी बोथ द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, मतलब कि हमारी जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं दोनों ही कंट्रीज़ में सेम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर हमारा इनपुट कभी कभी, जैसे हमने बात की थी कि इनपुट 2 यूनिट से इंक्रीज़ हो रहा है तो आउटपुट भी 2 यूनिट से इंक्रीज़ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा इनपुट अगर 2 यूनिट से इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा आउटपुट हो सकता है 1 यूनिट से डिक्रीज़ हो जाए, या हमारा अगर इनपुट 50 यूनिट से हम 50% से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारा जो आउटपुट होगा वो 25 यूनिट से 25% से डिक्रीज़ हो जाएगा। सो नेक्स्ट लिमिटेशन वॉज लियोंटिस पैराडॉक्स, मतलब कि जब लियोंटिस जो थे इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने यूएसए को स्टडी किया, वहाँ के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड उसके इस थ्योरी को पूरी तरह से स्टडी किया एंड प्रैक्टिकली अप्लाई किया। तो उन्होंने यह आइडेंटिफाई किया कि जो यूएसए कंट्री हमारी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब उसके पास कैपिटल अबंडेंस में है, बट वो क्या करती है, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट ना करके वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है इन कंपैरिजन टू कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़। मतलब जो इस थ्योरी का मोटिव था, जो इस थ्योरी को स्टडी करने का रिजल्ट था, वो एक तरह से उल्टा हो रहा है। मतलब जो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव होती हुए भी वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है टू द अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है या ये जो स्टडी है यहाँ पे ये फेल हो जाती है। सो नेक्स्ट इज डिमांड कंडीशन निगलेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे डिमांड को निगलेक्ट किया गया है। मतलब अगर कोई भी कमोडिटी की डिमांड को हमने यहाँ कंसिडर ही नहीं किया है। क्यों? अगर हम किसी भी कमोडिटी की डिमांड को कंसिडर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उस चीज़ को प्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है। अगर कोई कंट्री के पास लेबर ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ का ही प्रोडक्शन करती रहे। ज़रूरी नहीं है कि उस कंट्री में लेबर इंटेंसिव कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा हो सकता है उसके पास कैपिटल कम हो, फिर भी उसके पास कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उसको कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस भी करना पड़े या हो सकता है इंपोर्ट भी करना पड़े। और लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ की डिमांड बिल्कुल कम हो, लेबर अबंडेंस में होते हुए भी, लेबर फैक्टर अबंडेंस में होते हुए भी उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता। ऐसे ही कि जो डिमांड ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमेशा डिमांड पे बेस्ड होता है, और इस थ्योरी में हमने डिमांड को ही निगलेक्ट किया है। मतलब कि डिमांड क्या है, जब डिमांड होगी तभी तो प्रोडक्शन होगा किसी चीज़ का। बिना डिमांड के हम किसी भी चीज़ को फालतू में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए कर सकते ना। इससे क्या होगा, वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, वेस्टेज ऑफ फैक्टर होगा, ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, और बाकी चीज़ों का भी वेस्टेज होगा। तो हमारी जो डिमांड या जो हमारा प्रोडक्शन है वो टोटली डिमांड पे ही डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।